तो हम बात करेंगे आशीष भारद्वाज से। आशीष जी, ये सरकार की तोल मोल नीति, नियोजन नीति, क्या कहना चाहते हैं इसके? भैया, नियोजन शब्द से पहले एक शब्द आता है स्थानीय। अगर आप स्थानीय होंगे तभी तो आप नियोजित होंगे। अभी तक झारखंड गठन से लेकर अभी तक हर किसी भी सरकार ने ये प्रयास नहीं किया ईमानदारी से। अगर वो प्रयास किए होते तो आज हम इस तरीके से मारे नहीं गए होते हैं। झारखंड का युवा इस तरह से दर दर भटक नहीं रहा होता। आप नियोजन नीति लाते हैं। नियोजन नीति किसके लिए लाया जाता है? जो नियोजित हो, जो स्थानीय हो। आपके पास स्थानीय की परिभाषा नहीं है। हम झारखंडी हैं ये तो हम कहते हैं, लेकिन हम झारखंडी कैसे हैं और झारखंडी कौन कौन हो सकता है, इसका भी तो एक पैमाना होना चाहिए ना। तो नियोजन नीति से पहले जो नीति आनी चाहिए हमारे यहाँ, वो आनी चाहिए स्थानीय नीति कि आप झारखंडी हैं तो कैसे हैं, हम झारखंडी हैं तो कैसे हैं, कोई झारखंडी हो सकता है, उसका क्या क्या पैमाना होना चाहिए। अभी मैंने बड़ा हो हल्ला सुना था, आपने भी सुना होगा कि 1932 का जो इसके पास खतियान होगा वही स्थानीय होगा। अरे लाइए ना भैया 1932 का खतियान लाइए। किसको परहेज है 1932 के खतियान से? लेकिन हमारी स्थानीयता को तो आप परिभाषित करिए कि स्थानीय कौन है और कौन हो सकता है। यही तो हमारी लड़ाई है। आपने नियोजन नीति के नाम पे लाया क्या? भाषा आधारित नियोजन नीति। भाषा आधारित नियोजन नीति में पलामू में रहने वाला व्यक्ति, जो पलामू और गढ़वा की संस्कृति में पला बढ़ा है, वो भाषा आधारित नियोजन नीति में परीक्षा से आपने हिंदी को हटा दिया, इंग्लिश को हटा दिया, मगही और हमारी किसी क्षेत्रीय भाषा को उसमें स्थान नहीं दिया। आप बताइए कि हम खोरठा बोलते हैं, हम कुरमारी बोलते हैं, मुड़िया बोलते हैं, हम बंगाली जानते हैं? नहीं जानते हैं। जिस भाषा को हम, जो हमारी मातृभाषा है, मगही है, हिंदी है, आपने उसको हटा दिया। अगर हम उस भाषा को जानते ही नहीं है, उस भाषा में हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे परीक्षा देंगे? ये विडंबना है। इन्होंने पहले फंसाया भाषा आधारित नियोजन नीति को ला करके, इसके बाद इन्होंने जो फंसाया वो अब 60 और 40 की नियोजन नीति ला करके फंसाया है। मूल रूप से वर्तमान की सरकार को, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीडरशिप में कार्य कर रही है, इस सरकार को भैया आपको रोजगार देने में कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं। पहले ये सरकार आपको लड़ा के, आप में विद्वेष पैदा करके, इसीलिए भाषा आधारित नियोजन नीति लाया गया कि संथाली, कोल्हान, पलामू प्रमंडल वालों से लड़े। मैंने जब हमले भैया ये इसमें 3-4 चरण में आंदोलन किया है, आपने भी देखा होगा। इन सभी आंदोलन में आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाकर के देखिए, कोल्हान और बाकी क्षेत्रों से जो हमारे भाई हैं, उन्होंने कितने भर भर के गालियां लिखी हैं और बड़ी गंदी गंदी, जो मैं कह नहीं सकता हूं आपके पास। ये क्यों हुआ? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था जो माननीय मुख्यमंत्री जी करना चाहते थे कि झारखंडियों को आपस में लड़ाओ। भाषा आधारित के नाम पर भाषा आधारित को लोगों ने स्थानीयता का आधार समझ लिया, लेकिन वो तो एक साधारण सी नियोजन नीति थी जो आपको लड़ाने के लिए किया गया था। अगर 1932 का मान के चलो कि आप 1932 के खतियान का स्थानीय हो, ये डिफाइंड है, फिर किस बात की लड़ाई है? अरे नियोजन नीति स्थानीय नीति के आधार पर बना दीजिए कि जो झारखंड का झारखंडी है वही झारखंड में नौकरी करेगा, जो झारखंडी है वही झारखंड की मूलभूत सुविधाओं पे उसका प्रथम अधिकार रहेगा। आप बना दीजिए, या फिर एक पैमाना तय कर दीजिए कि झारखंडी कौन है और नियोजन नीति में कौन कौन सी टर्म्स रहेंगे, कौन कौन लोग नियोजित हो सकते हैं, क्या नियोजन का आधार रहेगा, तो ये तो बनानी चाहिए। तो क्या पूर्व सरकार जो 11-13 नीति लाई थी, क्या वो सही थी? देखिए 13-11 नीति के बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा कि 13-11 नीति में, क्योंकि पलामू से पूरी नियोजन नीति के परिप्रेक्ष्य में जो मैंने आंदोलन किया था, वो आंदोलन हमारा पलामू बेस्ड आंदोलन था, क्योंकि पलामू के सौतेला व्यवहार किया गया था। 13-11 वाली नियोजन नीति में भी कहीं ना कहीं हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया था। उसमें भी हम लोगों ने मुखरता से आवाज उठाई थी कि नियोजन नीति, सबसे पहले नियोजन नीति से पहले जो नीति तय होनी चाहिए भैया, मैं बार बार यही बात कहता हूं, वो तय होनी चाहिए स्थानीय नीति। उस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया, उसने ऐसे किया तो हमने ऐसे किया, इसी में तो पूरा झारखंड का 23 साल बर्बाद हो गया भैया। आप एक मुझे झारखंड में होने वाली परीक्षा बता दीजिए। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत तेज तर्रार व्यक्ति हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप चीजों को देखते समझते हैं। आप मुझे एक परीक्षा बता दीजिए जो अभी तक झारखंड में हुई हो जिसे कोर्ट में चैलेंज ना किया गया। आप मुझे एक बड़ी परीक्षा बता दीजिए जो झारखंड में संपूर्ण रूप से एक बार खत्म हुई, इंटरव्यू हुआ और उसकी ज्वाइनिंग हुई बिना कोर्ट में चैलेंज हुई। ये क्यों होता है? क्योंकि विद्यार्थियों को अविश्वास है आपको, क्योंकि आपका कोई भी बनाया हुआ जो सेटअप है वो क्लियर नहीं है, लोगों को क्लियर नहीं दिखता है। आज बताइए 13-11 नियोजन नीति में जब गढ़वा से जो हमारी बहन ने किया था कोर्ट में चैलेंज, वो मामला चैलेंज होने के बाद आज ज्वाइनिंग हो रहा है उनका।
तो चूंकि लोगों को ये पता है कि हम लड़ेंगे तो मेरा अधिकार मिलेगा, इसीलिए चैलेंज करते हैं। आप बताइए सर, झारखंड बने 23 साल, हमारी यूपीएससी के छठी यूपीएससी 7वीं यूपीएससी हाईकोर्ट में चैलेंज है। कैसे सरकार पे बिलीव करे लोग? ये झारखंड है और झारखंड में आज 23 साल का झारखंड हो गया, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ छलावा के अलावा कुछ नहीं। नौकरी तो सपना हो गया है। लोग विश्वास नहीं करते कि हमें नौकरी मिलेगी। लोग अपना कंपटीशन की तैयारी करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, नौकरी मिल जाती है, लेकिन वो नौकरी कब चली जाए ये पता नहीं होता, क्योंकि ये झारखंड है। मैं तो अब कर लिया झारखंड की बात, मैं 2 मुद्दे पे आज आशीष जी से बात करूँगा। एक तो हो गई झारखंड की बात, अब मैं कहूँगा पलामू की बात। पलामू आज बालू के लिए त्रस्त है, इंदिरा आवास नहीं बन पा रहे। बालू के वजह से आज हजारों मजदूर बेरोजगार अपने घर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। आज अगर आप चौक चौराहे पे चले जाएंगे तो आपको शर्म आ जाएगा, क्योंकि वो मजदूर डेली अपने घर से 100 रुपये जेब में डाल के जाता है, उसको दिहाड़ी नहीं मिलती, वो घर वापस चला जाता है। उसके बच्चे बोलते हैं पापा आज नौकरी करके लाएंगे तो कुछ लेके आएंगे, लेकिन पापा खाली जा रहे हैं क्योंकि शहर में बालू नहीं। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि बालू और बालू का खेल आखिर कैसे चल रहा है और क्या चल रहा है। आशीष जी, बालू और बालू का खेला जो पलामू में चल रहा है, जो भर भर के, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो सब भैया देखिए, आपने जो बोला, ऐसा नहीं कि बालू है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पलामू का बालू सबसे अच्छे क्वालिटी का बालू माना जाता है। पूरे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में लोगों की पहली पसंद हमारे यहाँ की रेत है। बालू मिल भी रहा है, लेकिन मिल किसको रहा है? जिसके पास 30,000 रुपया, 40,000 रुपया पर हाइवा देने का कैपेसिटी है। बालू उनके घर गिर जा रहा है बहुत आसानी से। आपके हमारे घर नहीं गिर सकता है, क्योंकि ना हम और आप उतने कैपेबल हैं, ना हम आप उतने पे करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप अपने सभी भविष्य के योजनाओं को अपने डब्बे में बंद करके और रख दीजिए और इंतजार करिए। इंतजार करिए उस सरकार का जो सरकार आपके लिए निर्दयी है। इंतजार करिए कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी जगेंगे, कोई एक ऐसा दिन होगा जब उनका बुद्धि परिवर्तन होगा, वो बालू को टेंडर करेंगे, फिर बालू मिलना अवेलेबल होगा तो मिलेगा। अभी तो पिछले 1 वर्षों से हमने देखा है कि वो बंद है, और फिर जून से एनजीटी का गाइडलाइंस के हिसाब से फिर 3 महीने के लिए बंद हो जाएगा। तो अब तो आने वाले 3-4 महीने के लिए आप भूल ही जाइए। बाकी बोड़ा से उठवाइए, मंगवाइए, 100 रुपये बोड़ा, 150 रुपये बोड़ा तो मिल ही रहा है। तो जैसा बोला आशीष जी ने, 100 रुपये बोड़ा, 150 बोड़ा, मकान बन रहे हैं साहब। बड़े बड़े बिल्डिंग पलामू में बन रहे हैं, डाल्टनगंज में बन रहे हैं, शहर में बन रहे हैं। तो वो किसके बन रहे हैं? जिसके जेब में दाम है, जिसको इंदिरा आवास का पैसा मिला हुआ है, उसके नहीं बन रहे हैं। उसके यहाँ जा करके सिपाही दरवाजा खटखटा रहा है कि मकान के पैसे वापस दे, नहीं तो तेरे को जेल भेज देंगे। पर उन बच्चों की क्या गलती है? उन मजदूर करने वाले बच्चों की क्या गलती है जो शहर के आसपास रहते हैं और दिहाड़ी मजदूर जिनका बाप करता है, और जिनको दिहाड़ी नहीं मिल पा रहा है, एक सप्ताह, 15-15 दिन में एक दिहाड़ी करता है, उसके लिए उनकी गलती ये है कि उन्होंने एक ऐसे सरकार के समर्थन में वोट किया जो सरकार उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। वो उनकी नहीं है, हमारी सामूहिक गलती है, और इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। जो सरकार इनकी इतनी निर्मम हो, जिसको ये समझ में ना आए, मुख्यमंत्री को वर्तमान में आप राज्य का राजा कह सकते हैं, और एक राजा ऐसा हो जिसको अपने प्रजा का दुख तकलीफ न महसूस होता हो, वो राजा कहलाने के लायक कैसे हो सकता है? भैया आप मुझे ये बताइए कि बालू पे आपका कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट अर्थव्यवस्था टिका हुआ है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का बेस में है रेत। हमारे पलामू, हमारे झारखंड, हमारे बिहार में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं उसके बेस में है रेत। आप उस रेत को ही उसमें से हटा दीजिए, अब बचा क्या? अब कुछ नहीं। अब ये कंप्लीट जो इकोसिस्टम थी वो इकोसिस्टम खराब हो गई, जिसमें छड़ सीमेंट बेचने वाले छोटे बड़े क्रेता विक्रेता
आपके दिहाड़ी मजदूरी करने वाले राजमिस्त्री, लेबर, आपके ईंट के सप्लायर, ये जो कंप्लीट, उससे कितने ट्रैक्टर से कितने लोग स्वरोजगार कर रहे थे। तो ये कंप्लीट अर्थव्यवस्था, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब इसमें क्या है कि बेरोजगारी का दर बढ़ गया है। जिस घर में आसानी से 2000-4000 रुपए पर डे की आमदनी होती थी, आज उस घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। और देखिए, बालू को लेकर के जब आप पदाधिकारियों से पूछने जाइएगा या सरकार के किसी मुलाजिम से पूछेगा कि रेत को लेकर के आप इतने निर्मम क्यों हैं, तो वो सबसे ऊपर आला कमान की ओर दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री जी जाने, उनके मंत्री जाने। तो यही तो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे कि बालू आपको मिल नहीं पाएगा। अब दूसरी चीज है कि स्टॉक, ये कहते हैं कि स्टॉक में अवेलेबल है, इंदिरा आवास वाले ले सकते हैं, या बालू पंचायत में अवेलेबल है, बालू पंचायत से इंदिरा आवास वाले ले सकते हैं। अरे बालू पंचायत में बालू कहाँ है? स्टॉक जो है, स्टॉक आपको दो जगह, जो मेरी जानकारी है कि पलामू में 2 जगह स्टॉक है, एक पड़वा में, एक सतबरवा में स्टॉक है। अब पड़वा और सतबरवा में जो आपका स्टॉक है, उस स्टॉक से कितना आप बालू ला पाएंगे, ये आप और हम, ये प्रैक्टिकल में कितना जरूरी। हमारे घर के सामने बालू है, हमारे घर के सामने से अमानत नदी गुजर रही है, आप वहां से 1 बोरा बालू अगर उठाते हुए पकड़े गए तो आप जेल जाएंगे इलीगल माइनिंग के केस में। लेकिन आपको वहां से उठ के सतबरवा जाना है, आप वहां पे जाके चालान कटवाइए, चालान कटवा के वहां से एक ट्रैक्टर, वो भी आप पदाधिकारियों के, आप उनका अगर अच्छे पात्र हैं, उनको अच्छी तरीके से आप अपने साथ सेटिंग में रखे हैं, तो आप जाइए, आप अच्छे से बालू उठा के ला सकते हैं। बाकी रात में इंतजार करिए, रात में बालू मिल रहा है, रात में खूब ट्रैक्टरें दौड़ रही हैं, इंतजार करिए, बालू लाइए, बालू घर बनाइए। 4000-5000 रुपए ट्रैक्टर लेने की अगर आपके पास क्षमता है, तो आप अपना जो प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है उसको बनाइए। तो यही तो है भैया, ऊपर से कितनी भी व्यवस्था को आप दुरुस्त कर लीजिए, तब तक बुनियादी व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहेगी। तो मेरी तो अपील है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपके चैनल को देख रहे हो, या उनका कोई भी छोटा बड़ा पदाधिकारी इस चैनल को देख रहा हो, तो उन तक बात पहुंचाइए। उनके लोग त्रस्त हैं उनसे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब हम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन जब हम उसको टेलीकास्ट देखते हैं तब हमें लगता है कि यहां मेरे से चूक हो गया। ये चूक हो रहा है उनसे, और हम आग्रह करेंगे। और अगर जल्दी बालू की व्यवस्था समुचित नहीं हुई तो बालू को लेकर के एक चरणबद्ध आंदोलन भी होगा पलामू में। चरणबद्ध आंदोलन हम करेंगे। तो ये आशीष भारद्वाज हैं जो बेबाक बोलते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, हेमंत जी, सबसे बड़ी बात, आप एक चीज़ कहते हैं कि मैं गरीबों का सरकार हूँ, गरीबों का मुख्यमंत्री हूँ, आदिवासियों का मुख्यमंत्री हूँ, पिछड़ों का मुख्यमंत्री हूँ। तो ये जो मजदूर है, जो डेली दिहाड़ी करने आता है, वो अपने घर खाली हाथ जाता है, तो वो गरीब है। वो गरीब नहीं है जो पैसे दे करके, या तो सूबे में उसकी ताकत हो या जेब में उसकी ताकत हो, जहाँ उसकी जान पहचान है, उसकी बिल्डिंगें तो बन रही है। लेकिन उसका क्या, जिसको इंदिरा आवास तो आपने दे दिया, लेकिन बालू नहीं दिया, उसके एवज में पीछे से पुलिस वाले भेज दिया कि तेरे घर का कुर्की जब्ती होगा, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं। सूद बूद लेकर के ये जो कमियां हैं, ये जो खामियां हैं, ये सुधारिए, नहीं तो जनता सब जानती है, चूक उससे एक ही बार हो सकती है, गलती दोबारा गलती से भी नहीं करेगी ये झारखंड की जनता। तो देखिए, समझिए, और इन सुविधाओं को, जो असुविधा बनी हुई है, उसे सुविधा में बदल करके झारखंड पलामू की जनता को व्यवस्था दीजिए। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन